आज के सेशंस को हम लोग शुरू करेंगे और वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम। आज दोनों सेशंस एक साथ करेंगे। बीच में थोड़ा सा ब्रेक भी ले सकते हैं हम लोग, क्योंकि दो टॉपिक एक साथ मर्ज हैं। और कल का सेशन जो है वो मैं आपके बीच में अवेलेबल नहीं हो पा रहा हूँ कुछ कारणों से। फिर परसों हम फिर से अपने लास्ट टॉपिक मस्कुलर सिस्टम को लेके मिलेंगे। सो आज का जो सेशन है वो शुरू करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम का। So I'm sharing my slide. मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर। यस सर। सो अभी तक के सेशन में हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ सेल, टिश्यूज और स्केलेटन सिस्टम को देखने का प्रयास किया। आज मैंने इस टॉपिक को आज जानबूझ के लिया है, क्योंकि दो टॉपिक एक साथ मर्ज हो रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि दोनों टॉपिक रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम दोनों को एक साथ समझें, क्योंकि इनका रिलेशंस आपस में अच्छा खासा गहरा सा है। और नेक्स्ट सेशन में जब हम मिलेंगे तो मस्कुलर सिस्टम की बात करेंगे, तो थोड़ा सा स्केलेटन सिस्टम को एक बार आपको रिवाइज करके आना पड़ेगा जब मैं मस्कुलो स्केलेटन सिस्टम की बात करूंगा। तो आज रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करेंगे, साथ ही साथ कोशिश ये भी रहेगी कि इनके लिए कौन कौन से यौगिक उपक्रम या कौन कौन सी यौगिक प्रैक्टिसेस हम दे सकते हैं, और इन द सेंस कि व्हाट इज द रिलेशन ऑफ द यौगिक प्रैक्टिसेस इन फिजियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या रिश्ता है योग के कुछ अभ्यासों का आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम से, हम इनको भी जानने का प्रयास करेंगे। एक बुक है, कभी आपको मौका मिले तो आप जरूर देखिएगा, द एनाटॉमी ऑफ द हठ योग। एनाटॉमी ऑफ द हठ योग डी कल्टर की बुक है ये, और काफी बहुत माइक्रो लेवल पे जाके उन्होंने एनालिसिस की है हर एक प्रैक्टिसेस की, बहुत सही तरीके से अभ्यासों को वो समझाते हैं। तो खासकर जहां वो बात करते हैं प्राणायाम की, जहां वो बात करते हैं मुद्रा और बंधों की, वहां पर वो रेस्पिरेटरी सिस्टम की एनाटॉमी और उसके फंक्शन को भी साथ में रखते हैं। एक चीज मैं आपसे और भी शेयर करना चाहता हूँ कि हम पढ़ तो भले रहे हैं एनाटॉमी, लेकिन हमें यौगिक एनाटॉमी का भी पता होना जरूरी है। हमें यौगिक फिजियोलॉजी के बारे में भी पता होना जरूरी होता है, क्योंकि जब आप यौगिक एनाटॉमी और मॉडर्न एनाटॉमी समझते हैं, तब जाके उनके बीच के जो रिलेशंस हैं उसको सही तरीके से आप जस्टिफाइड कर सकते हैं। और आप जो भी प्रैक्टिस कराएंगे या करते हैं या बनाएंगे, उन प्रैक्टिस के बीच में एक कॉज और इफेक्ट है ना, कारण और कार्य कारण, ये दोनों सिद्धांत काम करते हैं। तो इसीलिए आप साधारण तौर पे तो आप इन चीजों को सीख ही रहे हैं, आप एनाटॉमी फिजियोलॉजी आप पढ़ ही रहे हैं मॉडर्न की, लेकिन आप यौगिक एनाटॉमी और फिजियोलॉजी भी पढ़ें कि योग के आधार पर भी जो हमारे शटल बॉडी हैं उनकी संरचना किस तरीके से, प्राणिक बॉडी कैसे काम करती है, सेंसुअल बॉडी कैसे काम करती है ना, इथरिक बॉडी कैसे काम करती है। सो इस तरीके से इन संरचना को भी आप पढ़ें। यस सरस्वती। सर आपने बुक बताई एनाटॉमी ऑफ हठ योग। हाँ, तो सर इनके राइटर आपने बताया वो डेविड कल्टर, डी कल्टर, डेविड कल्टर हैं। हम आपको ग्रुप में शेयर कर देंगे बुक, ठीक है, पीडीएफ। चल, सो मेरी दो तीन बातों को जहन में रखेंगे तो आसानी से यौगिक इफेक्ट को हम सही तरीके से और सही मायनों में जस्टिफाइड कर सकते हैं। सो रेस्पिरेटरी सिस्टम की जब बात करते हैं तो रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे मानव शरीर का एक इस तरीके का सिस्टम है जो बेजोड़ है, जिसका कोई कल्पना नहीं है, जिसका कोई किसी से तुलना नहीं है, क्योंकि ये आपका वाइटल सिस्टम है, आपका लाइफ स्पाम सिस्टम भी कहते हैं इसको। तो ये वाइटल सिस्टम है कि आपके शरीर में यदि प्राण ऊर्जा गवर्न होती है ब्लड के माध्यम से, तो खासकर जिम्मेदारी यही लंग्स लेता है जो आपके संपूर्ण शरीर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, ऑक्सीजनेशन की प्रोसेस को लेके चलता है, वेंटिलेशन की प्रोसेस
को कंप्लीट करता है। तो इन्हीं फंक्शन को ध्यान में रखते हुए सिस्टम को आज आपसे शेयर करने का मन है। इनकी एनाटॉमी भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, इनकी फिजियोलॉजी और इनसे रिलेटेड कुछ यौगिक प्रैक्टिसेस को भी समझने का प्रयास करेंगे, उनके इम्पैक्ट और इफेक्ट को भी समझने का प्रयास करेंगे। सो जनरली रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब है श्वसन तंत्र, और श्वसन तंत्र कंप्लीट तब होता है जब हम उसके सारे एलिमेंट को कवर करने का प्रयास करते हैं। सो नाक से लेके एल्वोलाइज तक की जो जर्नी है, इन सारे जर्नी के बीच के जो फेजेस हैं ये कहीं रुकते नहीं हैं, ये सारे मिलकर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। तो यदि रेस्पिरेटरी सिस्टम को या रेस्पिरेटरी ट्रैक को हम डिवाइड भी करें तो ये लगभग 2 भागों में डिवाइड होते हैं। तो यहाँ जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है जिसमें यहाँ देख सकते हैं, है ना, कि ये नोज और लैरिंग्स तक जो है ये अपर रीजन है, क्योंकि ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है। और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में जब आप जाएंगे तो आप देखिए कि ट्रैकिया और ये जो आपके लंग्स के जो एल्वोलाइज हैं, है ना, लंग्स के एल्वोलाइज हैं, ब्रोंकस हैं, ब्रोंक्यूल हैं, एल्वोलाइज हैं, ये सारा जो सिस्टम है ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक कहलाता है। तो देखा जाए तो हम 2 तरीके से श्वसन तंत्र को या रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिवाइड कर सकते हैं, द अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड द लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में वो भाग आते हैं जो मोटे मोटे तौर पे आप महसूस करते हैं, जो आपका नॉस्ट्रल गेट है, नेजल कैविटी है, आपके है ना फेरिंग्स और लैरिंग्स का हिस्सा है, वो खासकर ये अपर रीजन पे आ रहा है। और लोअर रीजन पे क्या आ रहा है, आपका ये जो ब्लू कलर का एक आपको विंड पाइप दिख रही है, दिस इज द ट्रैकिया, और उसके बाद ये लंग्स के सारे जो भाग हैं ये लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। दूसरा रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो काम है वो क्या है, तो वो एक तरीके से ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द एयर, कंडक्टिंग द पोर्शन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एयर, और खासकर ये एयर का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं नोज टू एल्वोलाइज, एंड देन एल्वोलाइज के साथ साथ ये गैस एक्सचेंज तक की प्रोसेस भी यहाँ होती है कि जो भी आप ऑक्सीजन लेते हैं वो ऑक्सीजन जो है वो एल्वोलाइज आपके ऑक्सीजन को संभालते हैं, और जो एल्वोलाइज में CO2 है वो उसको बाहर की तरफ भेजते हैं। तो इस तरीके की जो एक गैस एक्सचेंज की प्रोसेस भी है, ये भी आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम संभालने का प्रयास करता है। साथ ही साथ जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं उनको भी कैरी कराने का भी काम करता है हार्ट के माध्यम से। सो दोनों सिस्टम एक दूसरे से गहरा संबंध रखते हैं कि यदि ब्लड जो है वो आपके लंग्स में आकर शुद्ध हो रहा है, ऑक्सीजनेटेड हो रहा है, तो वही ब्लड जो है अब हार्ट के थ्रू पूरे बॉडी में सर्कुलेट भी होगा। तो यहाँ पर दोनों तरीके से यहाँ काम देखने को मिल रहा है। सो रेस्पिरेटरी सिस्टम का इंटर रिलेटेड वर्क भी देख रहे हैं और उसका डायरेक्ट वर्क भी देख रहे हैं। तो डायरेक्ट वर्क तो 2 समझ में आ रहे हैं, एक तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द एयर और एक्सचेंज ऑफ द गैस प्रोग्राम। उसके बाद और कुछ फंक्शंस यहाँ देख सकते हैं, सेम वही चीजें हैं। सप्लाइज अ बॉडी विद ऑक्सीजन एंड डिस्पोज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो भी आप ऑक्सीजन लेते हैं उसको सप्लाई करता है और आपके CO2 को बाहर निष्कासित करने का काम करता है। फिल्टर इंस्पायर्ड एयर, जो भी आप श्वास लेते हैं उस इंस्पायर्ड एयर मीन्स जो ली हुई श्वास है उसको फिल्टर करने का काम करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रोड्यूस साउंड। सो रेस्पिरेटरी सिस्टम में खासकर जो लैरिंग्स का मैंने अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक की बात की थी जिसमें लैरिंग्स की बात कर रहा था, सो लैरिंग्स के पास में ही साउंड बॉक्स होता है एपिग्लॉटिस रीजन पे, जिसको वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, साउंड बॉक्स भी कहते हैं या एयर बॉक्स भी कहते हैं। वो खासकर आपकी आवाज के लिए, आपके शब्द और साउंड के लिए ज्यादा जरूरी है। सो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, प्रोड्यूस साउंड। मैं बोल रहा हूँ या आप भी बोलते हैं तो ये जो बोलने की प्रोसेस है इट्स कम फ्रॉम द योर लैरिंग्स बॉक्स, है ना, वॉइस बॉक्स। कंटेन द रिसेप्टर फॉर द स्मेल, स्वाभाविक है चूंकि जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है जिसमें नेजल नॉस्ट्रल गेट आते हैं, नेजल सेप्टम्स आते हैं, उन नेजल सेप्टम्स के जो विलाइज हैं, जो रेसेप्टर्स हैं, वो स्मेल के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। और साथ ही साथ रिड्स द बॉडी ऑफ सम एक्सेस वाटर एंड द हीट, है ना, बॉडी
का जो एक हीमोस्टेटिस बैलेंस है उनको मेंटेन करने के काम में रखते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा यदि बॉडी में हीट कंजर्वेशन हो रहा है या हीट कंजम्पशन हो रहा है तो इन्हीं सिस्टम की जिम्मेदारी बनती है कि ये हाइपोथैलेमस को मैसेज देते हैं और बॉडी में वाटर और हीट लेवल को, वाटर का मतलब यहाँ पर म्यूकस से भी है ना एक्सेस। यदि आपके नेजल सिस्टम में या माइक्रोविलाइज जो रिसेप्टर्स हैं वहाँ पर वाटर कंटेंट ज़्यादा हो जाता है तो यही धीरे धीरे करके कोल्ड या सर्दी या जुकाम के रूप में प्रॉब्लमेटिक हो जाता है या प्रेजेंट होता है। सो इस तरीके से रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम ये भी है कि गर्मी और जो नमी है उन दोनों की चीजों को बैलेंस करके रखना। हेल्प्स रेगुलेट द ब्लड पीएच, जो ब्लड का परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन है उसको रेगुलेट करके रखता है। ये इसलिए भी यहाँ इंपॉर्टेंट मैंने समझाने का प्रयास किया है कि जो पीएच लेवल है, किसी भी ब्लड का जो पीएच लेवल है यदि वो धीरे धीरे घटना शुरू हो जाएगा या कम होना शुरू हो जाएगा तो ब्लड का जो नेचर है वो एक तरीके से एसिडिक होना शुरू हो जाएगा, या यूं कह सकते हैं तो ब्लड में टॉक्सिसिटी या फॉरेन मटेरियल बढ़ना शुरू हो रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी के ब्लड में यूरिक एसिड बढ़ रहा है, लैक्टिक एसिड बढ़ रहा है, क्रिएटिनिन बढ़ रहा है या ब्लड शुगर लेवल बढ़ रहा है, देन ऑल्सो ब्लड का जो पीएच लेवल है वो कम होना शुरू हो जाएगा। और उसके पीछे की वजह क्या है, तो यदि ब्लड का पीएच लेवल कम हो रहा है इसका मतलब बॉडी में इम्प्योरिटीज ज्यादा हो रही हैं, बॉडी में ऑक्सीजन कंजम्पशन जो है वो कम हो रहा है ना, और बॉडी में CO2 की मात्रा भी बढ़ रही होगी। तो CO2 कई फॉर्म में भी रिफ्लेक्ट होके सामने आ सकते हैं। दिस इज द फॉर्म ऑफ द लैक्टिक, दिस इज द फॉर्म ऑफ द यूरिक, दिस इज द फॉर्म ऑफ द अनदर थिंग्स। तो इसीलिए रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो काम है वो क्या है, प्रॉपर ब्लड के परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन को मेंटेन करना, जो किसके माध्यम से हो सकता है, जो गैस एक्सचेंज के माध्यम से होता है ना। यदि प्रॉपर तरीके से आप सांस नहीं लेते हैं, प्रॉपर अपने लंग्स का उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो भी आपके ब्लड में ऑक्सीजन का परसेंटेज कम हो सकता है ना। इसीलिए यदि ब्लड में ऑक्सीजन परसेंटेज कम होगा तो अनदर जो सेल हैं उनको ऑक्सीजन नहीं जा पाएगा, तो जिसकी वजह से जो बॉडी में टॉक्सिक एबिलिटी है, टॉक्सिक जो सब्सटेंस है वो धीरे धीरे एक्युमुलेट होना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से ब्लड का पीएच लेवल भी जो है वो अपने आप कम होना शुरू हो जाएगा। और क्या है, सो वेंटिलेशन देयर आर 2 साइक्लिक फेज। जो मेन काम है रेस्पिरेटरी सिस्टम का वो है पल्मोनरी वेंटिलेशन, जिसको आप ब्रीदिंग कहते हैं या रेस्पिरेशन कहते हैं। ये 2 तरीके से होते हैं, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इनहेलेशन को आप इंस्पायरेशन कहते हैं या इनहेल भी कहते हैं या ब्रीद इन भी कह सकते हैं। एक्सहेलेशन, दिस इज आल्सो कॉल्ड एक्सपायरेशन और द ब्रीद आउट। तो जिसमें इनहेलेशन में आप सभी को पता है कि हम एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, ऑक्सीजन के साथ साथ और भी गैसेस हमारे साथ होती हैं। और एक्सहेलेशन जो है वो कंप्लीट, दिस इज द एलिमिनेशन ऑफ द CO2 कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द आउट ऑफ द लंग्स। नाउ आगे थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि जो रेस्पिरेशन है उस रेस्पिरेशन में और कौन कौन सी चीजें हैं। तो इसी रेस्पिरेशन जो आपने अभी पीछे ब्रीदिंग देखा है, इस ब्रीदिंग को थोड़ा सा डिटेल फॉर्म में यहाँ पर रखने का प्रयास किया है। तो रेस्पिरेशन में यदि पल्मोनरी वेंटिलेशन की बात की जाए तो पल्मोनरी वेंटिलेशन का मतलब होता है नॉर्मल तरीके का जो आपका श्वसन है, जिसमें आपके एयर्स जो हैं वो इन एंड आउट मूव होते हैं लंग्स के माध्यम से, है ना। तो आपने श्वास ली, श्वास आपके नेजल सेप्टम से होते हुए, लैरिंग्स से होते हुए आपके लंग्स में गई। लंग्स के अंदर जो माइक्रो लेवल का सब्सटेंस एल्वेओलाइज वहां जाकर अब्सॉर्ब होती है, वहां गैस एक्सचेंज होता है, देन वो वहां से वापस आती है और CO2 फॉर्म में बाहर निकलती है। तो एक नॉर्मल पल्मोनरी वेंटिलेशन कहते हैं। एंड द कंटिन्यूअस रिप्लेसमेंट ऑफ द गैस इन एल्वेओलाइज, जो एयर सैक्स हैं, तो एयर सैक्स में भी इस तरीके से श्वास का आदान प्रदान हो रहा होता है। ऑक्सीजन अंदर जाती है, CO2 बाहर आता है, फिर ऑक्सीजन अंदर आती है। दिस इज द पल्मोनरी वेंटिलेशन। और क्या है दूसरा, तो कहते हैं कि यहाँ पर एक्सटर्नल और इंटरनल 2 रेस्पिरेशन होते हैं। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है, जिसमें गैस एक्सचेंज बिटवीन द ब्लड एंड एयर,
जो जब श्वास छोड़ते हैं तो उस समय क्या हो रहा था, O2 इन एयर डिफ्यूज इनटू ब्लड एंड CO2 इन ब्लड डिफ्यूज इन द एयर। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो CO2 है वो बाहर आने की स्थिति में होता है, लेकिन तब जो आपने ऑक्सीजन ले ली है, गैस के जो एल्बोलाइज हैं जो गैस एक्सचेंज करते हैं वो उनको अब्जॉर्ब करते हैं और CO2 को बाहर करते हैं। दिस इज द एक्सटर्नल। और इंटरनल में क्या है, O2 इन ब्लड डिफ्यूज इन टिश्यूज। जो आपका इंटरनल रेस्पिरेशन में जो ऑक्सीजन है वो अंदर आता है, उसके बाद वो टिश्यूज में भी डिफ्यूज होने का काम करता है और CO2 बाहर जाता है। तो नॉर्मल सा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन मींस जहां CO2 बाहर जा रहा है, और इंटरनल रेस्पिरेशन मींस जहां O2 अंदर जा रहा है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैस को समझें तो दिस इज द बिटवीन द लंग्स एंड द सेल ऑफ द बॉडी, है ना। दोनों जो आपके लंग्स हैं, है ना, और सेल के बीच का जो एक तरीके से गैस एक्सचेंज प्रोग्राम है उसको रेस्पिरेटरी गैस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैस के संदर्भ में रखने का प्रयास किया गया है। आगे चलते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात करते हैं। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन में दो चीजें समझ में आती हैं। पहला तो जो मैंने आपको बता दिया, दिस इज द कंडक्टिव जोन, जहां पर आप क्या कर रहे हैं, रेस्पिरेटरी पैसेज दैट कैरी एयर द साइट ऑफ गैस एक्सचेंज एंड फिल्टर ह्यूमिडिफाइड एंड वार्म एयर्स। मतलब एक जो मैकेनिकल रेस्पिरेशन भी इसको कहते हैं, कंडक्टिंग जोन को मैकेनिकल रेस्पिरेशन। और मैकेनिकल रिस्पायरेशन में कि नॉर्मल जो एयर आपके अंदर जा रही है, नॉर्मल ऑक्सीजन आपके अंदर जा रही है, अब वो एक्सचेंज हो रही है ना, या एक्सचेंज से पहले वो फिल्टर हो रही है ना, उसका जो एकॉस्टिक लेवल है वो मेंटेन हो रहा है, ह्यूमिडिफाइज हो रही है, वो कितनी गर्म और ठंडी है, दोनों चीजें। तो एक तरीके से मैकेनिकल रिस्पायरेशन भी इसको कहते हैं। और दूसरा रेस्पिरेटरी जोन में अब वहां पर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गैस एक्सचेंज, गैस कैसे एक्सचेंज हो रही है ना, जो ब्रोंकियल से गैस जो है वो एल्वोलाइज डक्ट्स तक आती है, एल्वोलाई डक्ट्स जो है वो एल्वोलेयर सेक्स, जो आपके जिसको हम कह सकते हैं ना कि एक द क्लस्टर ऑफ द एयर बॉल्स, है ना, एक गुच्छा है एयर बॉल्स का, वहां पर एयर आती है। दिस इज द रेस्पिरेटरी, दिस इज द bio exchange, gas exchange zone also, it's called a gas exchange zone। and conducting zone को क्या कह सकते हैं, मैकेनिकल जोन, जहां साधारण श्वास की मैकेनिकल एक्टिविटी देखने को मिलती है। अब मैंने आपसे शुरू में 2-3 बातें डिस्कस की और उसमें मैंने आपसे ये भी कहा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, दिस इज द कंसिस्ट एंड दिस कंटेन द पर्टिकुलर एलिमेंट लाइक नोज, like larynx, like trachea, like bronchus, bronchi, bronchiole, alveoli। मतलब ये पूरा जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से रेस्पिरेटरी सिस्टम को समझने का भी प्रयास करें। तो कहीं भी कोई भी आपसे बोलता है लैरिंग्स वेरिंग्स किसके हिस्से हैं, दे आर रेस्पिरेटरी सिस्टम के हिस्सा है। ट्रैकिया, है ना, लंग्स किसका हिस्सा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का हिस्सा है। नेजल कैविटी किसका हिस्सा है, इवन ओरल कैविटी आल्सो इज अ पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, बिकॉज समटाइम द पर्सन टेक इन ओरल रेस्पिरेशंस आल्सो, है ना। तो कई बार मुंह से भी श्वास लेते हैं या मुंह से भी डायरेक्ट जाने या अनजाने में एक इनवॉलंटरी एक्शंस तो होता ही है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो किसके अंतर्गत आ सकती हैं, तो सारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंतर्गत आती हैं। अब एक एक पार्ट को थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं और उनका कुछ यौगिक रिलेशन भी बताने का प्रयास करते हैं आपको। तो सबसे पहले नोज की बात करते हैं, जिसको हम साधारण सी भाषा में, ये हमारी एक तरीके की देखा जाए तो दिस इज द मैकेनिकल लेयर ऑफ द ज्ञान इंद्रिय। तो यहाँ नोज की बात हो रही है, तो यहाँ वो एक तरीके से मैकेनिकल आउटकम ऑफ द ज्ञान इंद्रिय, उसका एनाटॉमी की बात कर रहे हैं। दिस इज नॉट अ घ्राण इंद्रिय, है ना। तो नाक के बारे में एक आप देख सकते हैं, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द नोज, और स्ट्रक्चर ऑफ द नोज आप देख सकते हैं, दिस इज द सम स्पेसिफिक टाइप ऑफ द कार्टिलेज एंड सम स्पेसिफिक ऑफ द कनेक्टिव टिश्यूज। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ से यदि शुरू करते हैं नीचे वाले रीजन से, तो दिस इज द डेंस फाइब्रस, ये जो हमारे नाक के फलक है जिसको नासापुट कहते हैं आप,
दिस इज द फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। और ये देखिए टिप ऑफ नोज है ना, एक तरीके से ये कार्टिलेज है जिसको अलर कार्टिलेज कहते हैं। फिर आप इस रीजन पे भी देखने का प्रयास करिए जहाँ पर फणा मर्म होता है। खासकर यदि मैं आपको यदि अलाइड अल्टरनेटिव मेडिसिन के थ्रू समझाने का प्रयास करूं तो दो ये रीजन है, इस रीजन को फणा मर्म कहते हैं, ठीक है। ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ द कार्टिलेज है, बट इज नॉट ओनली कार्टिलेज। अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस दिस इज द पर्टिकुलर थेरेपेटिकल पॉइंट बेस्ड ऑन। तो यहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो आपकी थेरेपी भी कर सकते हैं, ठीक है। और जब आप सूत्र नीति करते हैं, खासकर जल नीति करते समय, आपके इन्हीं मर्म पे स्टिमुलेशन होता है, दिस इज द न्यूरल प्लेक्सिस, ठीक है। तो जब आप जल नीति, हाँ सत्य प्रकाश सर अभी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। नहीं, अभी तो मैं शेयर हो रहा हूँ, स्क्रीन पे करता हूँ, है ना, कुछ पॉइंट्स बता रहा, ठीक है। सो दिस इज द पर्टिकुलर रिलेटेड टू योर फणा मर्म। जैसे आपने कभी ये भी महसूस किया होगा कि यदि आपको खूब जम के कस के सर्दी हो और आपका नाक जो है पूरी तरीके से स्फुटम से ब्लॉक है ना, कोल्ड से ब्लॉक है, तो नॉर्मल ट्रिक है कि आप इन दोनों जो मर्म है ना, ये जो दोनों नासापुट हैं, यहाँ जो गड्ढे दिख रहे हैं, आप इनको इस तरीके से थोड़ी देर के लिए दबाएं और ओपन करें, फिर थोड़ी देर के लिए दबाएं, फिर ओपन करें, फिर थोड़ी देर के लिए दबाएं, फिर ओपन करें। ये क्या कर रहा है, यहाँ पर सम न्यूरल प्लेक्सेस हैं, कुछ न्यूरल जंक्शंस हैं। जैसे ही आप इनको ब्लॉक करते हो और फ्री करते हो, फिर ब्लॉक करते हो, फिर फ्री करते हो, इसमें एक प्राण का प्रेशर जो है वो स्पॉन्टेनियस क्रिएट होता है, जिसकी वजह से जो कफ है या जो आपको एक तरीके से अनकंफर्टनेस या डिजीनेस सा लग रहा था, वो अचानक से थोड़ी देर के लिए रिलैक्स होता है। What is the meaning of that? This is the फणा मर्म। और खासकर जिन लोगों को ब्रोंकियल अस्थमा होता है, जिन लोगों को स्मेल इश्यूज होते हैं, उनको सुगंध नहीं आता है, ये नॉस्ट्रल गेट का उपयोग कर सकते हैं। इस फणा मर्म का उपयोग आसानी से किया जा सकता है तमाम चीजों के लिए। सो कुदरत ने जो चीजें बनाई हैं उनको एक तरीके से चिकित्सीय थेरेपेटिकल एप्लीकेशन को भी ध्यान में रखते हुए बनाई हैं, तो इसलिए इन चीजों को भी ध्यान रखें। साथ ही साथ जब आप जल नीति कर रहे होते हैं, तो जल नीति के दौरान आप इनडायरेक्टली आप अपने फणा मर्म को भी एक्टिवेट कर रहे होते हैं, या यूं कहें तो उनके न्यूरल प्राणिक जंक्शन को भी आप स्टिमुलेट कर रहे होते हैं यहाँ पर, जिसकी वजह से जिन लोगों को इश्यूज होता है साइनोसाइटिस के, जिन लोगों को इश्यूज होते हैं रफनेस ऑफ द नेजल गेट, है ना, जिन लोगों के नाक से बराबर पानी आ रहे होते हैं, या किसी तरीके का एलर्जी इश्यूज है, सो ट्राई टू पर्टिकुलर दिस प्रैक्टिस। सो जल नीति, द स्टिमुलेशन ऑफ द फणा मर्म, खासकर कुछ प्रैक्टिसेस हम लोग बनाते भी हैं और बनाए भी हैं, जो मेरे रिसर्च के टॉपिक में भी हैं, कि कुछ ऐसे पर्टिकुलर प्राणायाम है जिसमें आप फणा मर्म को स्टिमुलेट करते हुए यदि करते हैं, तो आपके पर्टिकुलर नेजल रीजन के जो इश्यूज हैं वो अपने आप धीरे धीरे करके प्रिवेंटिव मोड में ठीक होना शुरू होते हैं। सो दिस इज द रिलेटेड टू नेजल गेट। इसके बाद आप ये देखिए, ये जो है मिक्सिलरी बोन की बात हो रही है, और ये ऊपर आप देखिए जो ऊपर की हड्डी है नेजल बोन, ज्यादातर लोग इस हड्डी के ऑपरेशंस भी कराते हैं, या कुछ ऐसे भी आपको लोग मिलेंगे जो जिनकी नेजल बोन होती भी नहीं है, खासकर जो बॉक्सर्स होते हैं, जो एथलीट, खासकर बॉक्सिंग के फील्ड में जो काम करने वाले, तो उनके कई बार ये नाक की हड्डी टूट जाती है। तो ज्यादातर ऐसे जो लोग हैं, या तो वो इस बोन को आसानी से वो ट्रांसप्लांट करा लेते हैं, या इसके जगह पे वो नॉर्मल कार्टिलेज भी यूज करते हैं। सो नेजल बोन जो है ये बड़ी सोफिस्टिकेटेड बोन है आपके इस रीजन की, और उसके ऊपर आप देखिए दिस इज द फ्रंटल। सो दिस इज द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द नोज, दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द नोज। यहाँ आप देखिए नेजल कैविटी को देखने का प्रयास करिए। सो जब आपकी एयर जो है इस नॉस्ट्रल गेट से पास होती है, तो आप देखिए कि क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो मैं सारी चीजों को एक्सप्लेन नहीं करूंगा, कुछ कुछ चीजों को मैं एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा। तो आप पाएंगे कि जैसे ये जो रीजन है
है ना, ये वेस्टिबल रीजन है जो आपका नॉस्ट्रल गेट है। फिर ये आप रीजन देखिए जहां से आप श्वास का आदान प्रदान होता है, या ये कह सकते हैं कि जैसे ही आप सूत्र नीति वगैरह जब आप करते हो तो सूत्र नीति के दौरान भी आप देखिए दिस इज द पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइप ऑफ द जंक्शन एंड द वॉल्व, और उसके बाद वो आपके इस रीजन पे आता है, उसके बाद आप मुंह से बाहर करते हो। ऐसे ही कोई और भी प्रैक्टिस जब आप कर रहे होते हैं, चाहे जल नीति कर रहे होते हैं या वितक्रम या शीतक्रम कपालभाति के अभ्यास आप कर रहे होते हैं, जिसमें नाक से अभ्यास करना है, नाक से पानी को शक करना है या नाक से पानी को बाहर निकालना है, तो आप पर्टिकुलर ये जो मिडिल कॉन्चा रीजन है ना, ये जो मिडिल कॉन्चा रीजन है, इंफीरियर कॉन्चा रीजन है, ये इंफीरियर मेटिस रीजन है जहां पर स्पेसिफिक न्यूरल माइक्रोविलाइज होते हैं, जहां सेंसेशन, जहां रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। ये रिसेप्टर्स की ट्रेनिंग करते हैं आप ड्यूरिंग द जल नीति, ठीक है। तो जो लोगों को इस रीजन की प्रॉपर ट्रेनिंग करनी है, क्योंकि ये रीजन के जो रिसेप्टर्स हैं उनको ट्रेन करने पे स्वाभाविक है, यदि हठ प्रदीपिका की बात करते हैं तो आपको इतना पता होना चाहिए कि जो आपकी घ्राणेंद्रिय है उसका सीधा सीधा रिश्ता जो है वो पृथ्वी तत्व से है। तो आपकी नासिका की जो इंद्रियां हैं उनको योग के षटकर्मों के माध्यम से या सम स्पेसिफिक प्रैक्टिस ऑफ द प्राणायाम और द डायनेमिक ब्रीदिंग प्रैक्टिस, इनके माध्यम से भी आप इन रिसेप्टर्स को एक्टिव कर सकते हैं। दिस इज द ओवरऑल द कंसेप्ट ऑफ द नेजल कैविटी। इस नेजल कैविटी में एक और जो इम्पोर्टेंट चीज होती है, चूंकि जो भी आप एयर बाहर से इनटेक करते हैं उस जो उस एयर का एक तरीके से इंक्यूबेशन या उसकी ह्यूमिडिटी वो चेक करते हैं यहाँ पर, और ये यहाँ पर प्रॉपर तरीके से इंसुलेट होकर अंदर जाने का प्रयास करती है। सो दिस इज द इंसुलेट चैम्बर। कोई भी चीज आप गर्म इनहेल कर रहे हैं तो इस रीजन पर वो इंक्यूबेट होगी, इंसुलेट होगी, उसके बाद वो नॉर्मल टेम्परेचर में आने के बाद तभी आपके लैरिंग्स के माध्यम से अंदर जाने का प्रयास होगा, ठीक है। तो ये भी हम लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करें, ठीक। आगे ये भी देखिए कि नेजल कैविटी के साथ साथ ये रेस्पिरेटरी म्यूकोसा। तो रेस्पिरेटरी म्यूकोसा क्या है, तो ये सम स्पेसिफिक म्यूकस सेल हैं जो म्यूकस सिक्रीट करते हैं, और इनका काम क्या होता है, नाक के अंदर जब आप देखें तो आपका नाक हमेशा नमी से बना हुआ होता है ना। तो ऐसे ही ये म्यूकोसा सेल जो है वो आंखों में भी होते हैं और नेजल गेट पर भी होते हैं। मतलब जहां पर भी स्मूथ सेल हैं, जहां पर भी हमने आपको स्मूथ सेल पढ़ाया था, स्मूथ सेल वो सेल होती हैं जो पूरी तरीके से सोफिस्टिकेटेड होती हैं, बहुत ही सेंसिटिव होती हैं, ठीक है, वो स्मूथ सेल कहलाती हैं। आपके उस भाग के इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को बनाने के लिए ऐसे सेल का निर्माण किया गया है। तो ये स्मूथ सेल हर जगह आपको मिलेंगे, जैसे इंटेस्टाइन में कहीं के पास मिल सकती हैं, किडनी के पास मिल सकती हैं, है ना, आंखों के रीजन पे मिल सकती है, नेस्ट्रल गेट पे मिल सकती हैं। तो यहाँ पर सम स्पेसिफिक म्यूकल एक्टिविटी होती है। यहाँ से म्यूकस सेल, जो इसको म्यूकस सेल के साथ ये रिलेटेड है, जहाँ से म्यूकस का सिक्रीशन होता है, जिसकी वजह से आपका जो एयर है, चूंकि बार बार एयर फ्रिक्शन कर रहा होता है और उस दौरान आपके इन स्मूथ सेल में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इससे बचने के लिए म्यूकस जो सेल हैं वो बार बार म्यूकस को सिक्रीट करते हैं, जिससे वहां नाक के जो नेजल सेप्टम है वहां पर नमी बराबर तरीके से बनी रहती है। नाक की स्ट्रक्चर ये दिस इज द रियल, आप अभी इधर देखिए, दिस इज द रियल स्ट्रक्चर, और ये इसका एंटीरियर एनाटॉमी जो है वो हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं। आगे बात करते हैं नाक के साथ साथ साइनस रीजन। साइनस को क्या कहते हैं, दिस इज द सम स्पेसिफिक टाइप ऑफ द केव। ये एक केव स्ट्रक्चर होता है एक तरीके का। आप यदि स्क्रीन पे मुझे देखिए तो इस तरीके की स्ट्रक्चर जो आप हाथ बनाते हैं, दिस इज द फॉर्म ऑफ द कर्व केव। तो ऐसी स्ट्रक्चर आपके इधर रीजन पे है, और जब कभी इस केव में ज्यादा से ज्यादा टॉक्सिसिटी या फॉरेन मटेरियल एक्युमुलेट होना शुरू हो जाते हैं, तो उन्हीं केव में जो है वो इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसको साइनोसाइटिस कहते हैं। टिस मींस इन्फ्लामेशन।
तो क्या करते हैं डॉक्टर या तो उसका ऑपरेशन करके वो रीजन को ही बाहर निकाल देते हैं, है ना, और या तो डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिसिन जो है वो देने के बाद उस केव की गंदगी को बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। बट इन फील्ड ऑफ योग, इफ यू डू द प्रैक्टिस ऑफ द षटकर्मा फॉर द नेजल कैविटी, सो आप पाएंगे कि आप इस साइनोसाइटिस के इश्यूज को भी ठीक कर सकते हैं। दरअसल जब आप बिहार स्कूल ऑफ योग की बात करें तो बिहार स्कूल ऑफ योग जो है वो नीति के कुछ प्रकार बताते हैं। शास्त्रों में तो नीति केवल सूत्र नीति है, जल नीति के भी कंसेप्ट जो है महज अभी 70-80 साल पुराने हैं, और जो जल नीति का कंसेप्ट इट्स कम फ्रॉम द नस्य, इट्स कम फ्रॉम द नस्य, आयुर्वेद से आया हुआ है। वहां पर नस्य की स्थिति के साथ ही जुड़ा हुआ था, इसलिए उसको नीति से भी रिलेट किया है। लेकिन देखा जाए तो शास्त्रों में नीति जो है केवल सूत्र नीति की बात होती है। लेकिन बिहार स्कूल ऑफ योग ने जो अच्छा और व्यवहारिक और प्रैक्टिकल काम किया है कि उन्होंने नीति को थेरेपेटिकल एप्लीकेशन में कन्वर्ट किए हैं। जैसे आप बिहार स्कूल ऑफ योग के सन्यासियों से मिलें या बिहार स्कूल ऑफ योग की प्रैक्टिसेस को आप देखें तो उनमें कई तरीके की नीति है। दुग्ध नीति है, घृत नीति है, जल नीति तो आप लोग करते ही होंगे। तो वो पर्टिकुलर जो दुग्ध नीति है, घृत नीति है, तक्र नीति है, क्वाथ नीति है, ये सब किसके लिए? दिस इज द थेरेपेटिकल एप्लीकेशन। जिन लोगों को इश्यूज है, फॉर एग्जांपल यदि किसी को माइग्रेन का इश्यूज है, लेकिन दिस इज द वेरी रिस्की, आप लोग करिए नहीं, उसको आजमाइएगा भी नहीं। वहां पर वो क्या कराते हैं, यदि जिन लोगों को माइग्रेन के इश्यूज हैं उनको वो घृत नीति कराते हैं। घृत मीन्स घी, तेल की नीति, तेल की नीति कराते हैं। और तेल की नीति से नहीं कि तेल यहाँ से निकाल रहे हैं तो इधर से गिर रहा है, उसको वो इनटेक करते हैं अंदर की तरफ। तो दिस इज द थेरेपेटिकल एप्लीकेशन, बट यू डोंट ट्राई एट होम विदाउट अंडर सुपरविजन ऑफ द मास्टर, है ना। आप बस सुनिएगा इसको कि किस तरीके से आज के समय में प्रिवेंटिव थेरेपी शुरू हो रही है, और जिस तरीके से भारत सरकार की मुहिम चल रही है इंटीग्रेटेड इंडियन थेरेपी के सेंटर्स खोलने को लेकर। अभी हाल ही में सागर विश्वविद्यालय में भी जिस तरीके से ध्यान के केंद्र खुले हैं, योग एवं ध्यान केंद्र खुला हुआ है, ऐसे बहुत सारे अच्छे संस्थान है जहाँ पर इंटीग्रेटेड सेंटर ऑफ इंटीग्रेटेड थेरेपी इस तरीके से खुल रहा है, जहाँ पर ये तमाम चीजें जो है प्रैक्टिस में कराई जा रही हैं, की जा रही हैं। उनके रिसर्चेस जो है वो प्रॉपर तरीके से चल रहे हैं, लोग उन पर काम कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा हमारे सभी के लिए एक फर्दर फ्यूचर ओरिएंटेड स्कोप है कि हम इसमें भी अपने आप को मूव कर सकते हैं ना। अब आगे चलते हैं, उसके बाद बात करते हैं फेरिंग्स की। फेरिंग इज द आल्सो पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो फेरिंग्स के बारे में क्या है, तो यहाँ फेरिंग्स जो है दिस इज द रीजन nasopharynx. So pharynx is related to junction of the your oral region. तो oral region के पास दो जंक्शन है, एक larynx कहलाता है और एक pharynx कहलाता है, ठीक है। तो यदि इस रीजन की बात आप करते हैं तो ये रीजन जो है वो फेरिंग्स के साथ है, और इधर एयर जब आगे की तरफ आ जाती है ये लैरिंग्स रीजन पे आ जाता है। सो यहाँ फेरिंग्स भी जो है आपने महसूस किया होगा, जब कभी आप कुछ इनटेक कर रहे हैं, खाना खा रहे होते हैं, और खाना खाते समय जब कभी बात करते समय या कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं कि कई बार फेरिंग से भी जो फूड पार्टिकल हैं आपके लेरिंग्स में चले जाते हैं, जिसकी वजह से आप खांसी आती है, ऐसा इरिटेशंस क्रिएट होना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब सीधा सीधा सा है कि फेरिंग्स जो है ना, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है जहां पर फूड और एयर को आप आसानी से डिफर कर सकते हैं, है ना। फेरिंग्स में एयर फूड दोनों जा सकता है, लेकिन लैरिंग्स में फूड नहीं जा सकता, लैरिंग्स में तो केवल एयर जा सकता है। और यहाँ यदि लैरिंग्स की बात करें, जिसको हम वॉइस बॉक्स कहते हैं, तो आप पाएंगे कि जो आपका सर्वाइकल रीजन पीछे से यदि इसको एग्जामिन करने का प्रयास करें तो लगभग जो 4th एंड 6th सर्वाइकल वर्टिब्री है वो वहां पर आपको समझ में आएगा। साथ ही साथ क्या है, जो आपकी हॉइड बोन है वहां मेजर फॉर्म में वो दिखती है। और ट्रैकिया एक तरीके का विंड पाइप है जिसका काम क्या है, स्पीच है, ब्रीदिंग है, और चीजों को निगलने के दौरान आपके
लेयरिंग, खासकर फेरिंग्स के पार्ट को बंद कर देना, लैरिंग्स को ओपन कर देना, ठीक है, और ओपन ड्यूरिंग द ब्रीदिंग, ठीक है। तो ब्रीदिंग के दौरान और कोई चीज निगल रहे हैं उस दौरान लेरिंग्स ज्यादातर काम करती है। तो बेसिक स्पीच में, ब्रीदिंग में और निगलने में इसका फंक्शन देखने को मिलता है। दिस इज द एंटीरियर व्यू एंड दिस इज द सेजाइटल सेक्शंस, बीच से इसको काट के दिखाया गया है। तो आप ये देख सकते हैं इंटीरियर व्यू, सामने का ये एक तरीके का ये व्यू है जिसमें इस रीजन को आप देख सकते हैं। दिस इज द व्हाइट बोन, ये एक तरीके की बड़ी अलग हड्डी होती है और यहाँ पर एक अलग तरीके के मर्म होते हैं। यदि ये टूटते हैं, यदि यहाँ पर आघात लगता है तो प्राण तक जा सकता है, क्योंकि वो बोन टूट जाती है तो मर्म वहां के रप्चर हो जाने की वजह से मृत्यु तक हो सकती है। दिस इज द थायराइड कार्टिलेज, यहाँ इसी के पास में थायराइड ग्लैंड भी होती है। और आप ये देख सकते हैं स्पेसिफिक टाइप ऑफ द लिगामेंट्स, ठीक है ना, कार्टिकल लिगामेंट्स हैं। इधर के चीजों को देखने का प्रयास करें तो यहाँ आप देखें इस रीजन पे, ये जिस तरीके से बाहर शेप है ऐसा ही शेप अंदर भी है। तो अंदर देखेंगे तो एक तरीके का वहां पर भी कनेक्टिव टिश्यूज हैं, जिसकी वजह से एयर का मूवमेंट आसानी से नीचे की तरफ आता है, ठीक है। सो ये लेरिंग्स का हिस्सा है। आगे देखने का प्रयास करें, ये अलग अलग सेक्शन में इसको डिवाइड किया है। इसका पोस्टीरियर व्यू है, इसका इंटीरियर व्यू है। तो दिस इज द बोन, दिस इज द एपिग्लॉटिस, दिस इज द थायराइड लिगामेंट्स, इसके बाद लैरिंजियल लिगामेंट्स हैं, है ना। तो ये थायराइड लैरिंग्स के ऊपरी हिस्से का एक एनाटॉमी आपके सामने दिखाई जा रही है। दिस इज द ओरिजिनल व्यू ऑफ द लैरिंग्स। तो ये ओरिजिनल व्यूज आप देखिए, दिस इज द बोन, है ना, वाइट बोन देखिए, दिस इज द थायराइड कार्टिलेज। आप ये नीचे देखिए, दिस इज द ग्लॉटिस, यहाँ से एयर अंदर की तरफ जा रही है, और दिस इज द ट्रैकियल कार्टिलेज, है ना। तो दिस इज द ओवरऑल द कंसेप्ट ऑफ द लैरिंग्स, है ना। लैरिंग्स के बारे में यहाँ पर सारी चीजें देखने को मिल रहा है। लैरिंग्स का काम और क्या है, तो लैरिंग्स के और फंक्शन ये भी हो सकते हैं जब कफ रिफ्लेक्स होता है, यदि बलगम या है ना, या अंदर के म्यूकल कंजेशंस को आप बाहर निकालना चाहते हैं, तो लैरिंग्स जो है स्पेसिफिक टाइप ऑफ द कार्टिलेज और जो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से वो जो म्यूकस है वो उसको आसानी से बाहर फेंक सकता है। ये इनके बेसिक फंक्शन भी देखने को मिलते हैं। दिस इज द रिलेटेड टू वोकल फ्लो फोल्ड्स, है ना, जब आप बोल रहे होते हैं या जब रिलैक्स कंडीशन में आपका लेरिंग्स हो रहा होता है तो आपके जो वॉइस बॉक्स हैं वो किस तरीके से फंक्शन कर रहे होते हैं। आगे आते हैं, ट्रैकिया की बात करते हैं। ट्रैकिया जो है एक तरीके का ये भी दिस इज द स्पेसिफिक टाइप ऑफ द हाइलिन कार्टिलेज रिलेटेड टू कनेक्टिव टिश्यूज। और ये जो ब्लू कलर का आप शेप देख रहे हैं, इसको जब आप डाइसेक्ट करेंगे, इसको चीरा लगा के अंदर से देखने का प्रयास करेंगे, तो ये सी शेप में आपको इस तरीके से देखने का दिखेगा। और लगभग इसमें 16 to 20 रिंग्स आपको देखेंगी। 16 to 20 रिंग्स का मतलब क्या है, दिस इज द सम स्पेसिफिक टाइप ऑफ द फ्रिक्शंस केव। वो फ्रिक्शंस स्ट्रैटिफाइड केव हैं जहां से आसानी से एक मूवमेंट कहलाता है, राइट डाउन सभी लिख लीजिए, उस मूवमेंट को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हर जो भी आपके विसरल पार्ट हैं, विसरल पार्ट का मतलब है कि जो भी हमारे ऑर्गन है, विसरल ऑर्गन, वहां पे इस तरीके से एक मोशन क्रिएट होता है, उस मोशन को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। तो मोशन किस तरीके से, जैसे फॉर एग्जांपल जो लोग जिन लोगों को समस्या होती है कॉन्स्टिपेशन की या पेट की समस्याएं होती हैं, ऐसे लोगों का पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बहुत ही डाउन होता है। तो हम क्या करते हैं, हम उस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बढ़ाने के लिए, है ना, यदि वहां वात कम हो गया है तो वात को बढ़ाने के लिए
कुछ गर्म चीजों की का सेवन करते हैं, कुछ ऐसी प्रैक्टिस करते हैं जिनकी तासीर गर्म होती है। फॉर एग्जाम्पल आप शंख प्रक्षालन करते हैं, है ना, आप भ्रस्त्रिका प्राणायाम करते हैं, आप सूर्य भेदी प्राणायाम कर सकते हैं, आप सम स्पेसिफिक प्रैक्टिस रिलेटेड टू अग्निसार। अग्निसार क्या करती है, आपके जो लोअर रीजन के इंटेस्टाइन है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लॉन्ग इंटेस्टाइन जो है, लार्ज इंटेस्टाइन जो है, लार्ज इंटेस्टाइन की पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बढ़ाती है। ऐसे ही सेम हमारे ट्रैकिया रीजन पे भी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कई बार कम हो जाता है। उसके रीजन क्या है, उसके कई रीजन हो सकते हैं। जैसे यदि आपके ट्रैकिया रीजन पे म्यूकस कंजेशन ज्यादा हो जाएगा तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको खांसी, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, एफिसीमा, है ना, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज सीओपीडी, है ना, इस तरीके के भी इश्यूज देखने को मिलते हैं। बट सीओपीडी जनरली इज द रिलेटेड इश्यूज द रप्चर एंड डिसफंक्शन ऑफ द एल्वोलाइज, है ना। तो उसकी शुरुआत जो है वो कहाँ से देखने को मिल रही है, तो ट्रैकिया रीजन है। तो यदि किसी को इस तरीके के कंजेशंस हैं, किसी को इस तरीके का म्यूकल कंजेशंस हैं, आपके ट्रैकिया का पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ाना है, तो कौन से अभ्यास किए जा सकते हैं, कौन से ऐसे आसन किए जा सकते हैं। और ध्यान रखिए, जब कभी हम थेरेपेटिक आसन करते हैं तो थेरेपेटिक आसन ऑलवेज स्टैटिक नॉट अ डायनामिक, है ना। आसन हमेशा जो है वो उस तरीके से स्टैटिक के साथ रखिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू डू द मत्स्य आसन, मत्स्य आसन यदि आप जानते होंगे, जिन लोगों को अस्थमा का प्रॉब्लम है, जिन लोगों को ब्रोंकाइटिस इश्यूज है, वो मत्स्य आसन को स्टैटिक फॉर्म में करें, जाएं और सपोर्ट के साथ बने रहें। खासकर जब हम योग को थेरेपेटिकल मैनेजमेंट में यूज करते हैं तो हम बिल्कुल ये ध्यान रखें कि हम उसको एक हेल्दी पर्सन को नहीं करा रहे हैं। इसलिए वहां पर कराते समय आप प्रिंसिपल को भी ध्यान में रखिए, आप पेशेंट्स की तासीर और उसकी कंडीशन को भी ध्यान में रखते हुए आप उसको कराएं। तो यदि कोई पर्सन जिसको इस तरीके के इश्यूज हैं, ब्रोंकाइटिस इश्यूज है, ट्रैकियल इन्फेक्शंस हैं, अब आप उनको मत्स्य आसन करा रहे हैं तो आप पीछे उनको एक तरीके का सपोर्ट दे सकते हैं, पीछे आप उनको एक तरीके का इक्विपमेंट्स या प्रॉप्स दे सकते हैं। उस सपोर्ट में वो थोड़ी देर के लिए उस पोजीशन पे बने हैं, आप पर उनको वहां पर थोरेसिक ब्रीदिंग कराएं। मत्स्य आसन में भी थोरेसिक ब्रीदिंग। सो थोरेसिक ब्रीदिंग का मतलब ये नहीं कि आप नॉर्मल जो है सिंपल बैठ के ही कर सकते हैं, नहीं, आप आसन में भी ब्रीदिंग के एप्लीकेशन को ऐड करना सीखिए। तो थोरेसिक ब्रीदिंग मत्स्य आसन के दौरान कराएं, है ना। जब आप थोरेसिक ब्रीदिंग, और ऐसा नहीं कि आप उनको रैपिड कराएं, जल्दी जल्दी कराएं, आप उनको उनकी क्षमता से करने दीजिए। और उस दौरान जो वैसे भी ब्रीद आप मत्स्य आसन में ब्रीद करते हैं वो थोरेसिक ही कहलाती है ना, थोरेसिक ब्रीदिंग ही कहलाती है। तो इस तरीके से योग के कुछ आसन है, जैसे गौमुख आसन है, मत्स्य आसन है ना। खासकर सुप्त उदराकर्षण की प्रैक्टिसेस हैं जो लोअर रीजन से शुरू होती हैं, है ना। मरकट आसन की ऐसी प्रैक्टिसेस हैं। शलभासन की प्रैक्टिसेस बड़ी गहरी हैं जो आपके लंग्स के इश्यूज में काम आते हैं। बट जब थेरेपी में दे रहे होते हैं तो हमें पेशेंट्स का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि शलभासन के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा जो इंटर प्रेशर क्रिएट होता है वो आपके लोअर लंग्स में होता है, जिसकी वजह से सफोकेशंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कई बार हम वहाँ फिर शलभासन नहीं देते हैं, लेकिन अंडर सुपरविजन ऑफ द थेरेपिस्ट और मास्टर, उनके अंडर में ये प्रैक्टिसेस की जा सकती हैं। आगे देखते हैं और क्या है ट्रैकिया के साथ। तो ट्रैकिया जो है फ्लेक्सिबल फॉर बैंडिंग बट स्टे ओपन डिस्पाइट प्रेशर चेंज ड्यूरिंग द ब्रीदिंग। ठीक है, काफी फ्लेक्सिबल कार्टिलेज है, जो कि कनेक्टिव इश्यूज टिश्यूज हैं। तो जब कभी आप तेजी से भी श्वास लेते हैं या नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं उस दौरान ये इसकी जो एक तरीके से डायमीटर है, इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, ये पर्टिकुलर प्रेशर के साथ एडजस्ट होती है जिस प्रेशर के साथ आप ब्रीदिंग करने का प्रयास करते हैं। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द ट्रैकिया ऑल्सो। और क्या है, तो इसके साथ साथ और भी बताते हैं कि जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया में भी जो ये शेप आप देखिए, है ना, दिस इज द शेप ऑफ द ट्रैकिया। इसको यहाँ पर उन्होंने डाइसेक्ट किया हुआ है। ये अंदर का ये कार्टिलेज देखिए, ट्रैकियल कार्टिलेज जो येलो कलर का दिख रहा है, दिस इज द ट्रैकियल कार्टिलेज। ल्यूमेन ट्रैकिया, ल्यूमेन ऑफ ट्रैकिया मीन्स जहाँ पर म्यूकल जो सेल हैं वो प्रॉपर तरीके से
ल्यूमिनेट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। सो दिस इज द रिलेटेड टू ट्रैकिया। अभी ट्रैकिया जो है, यहाँ तक तो ये ट्रैकिया की स्थिति पे है, लेकिन यहाँ आते ही ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। सो इसके टू पार्ट्स को क्या कह सकते हैं? दिस इज द योर राइट लंग्स और द राइट ब्रोंकस पार्ट, एंड दिस इज द योर लेफ्ट ब्रोंकस पार्ट। ठीक है, तो ये आपके ब्रोंकस रीजन है। यहाँ आप ये देखिए, दिस इज द योर ब्रोंकस रीजन। तो ये राइट ब्रोंकस, दिस इज द लेफ्ट ब्रोंकस। राइट ब्रोंकस राइट लंग से रिलेटेड है, लेफ्ट ब्रोंकस लेफ्ट लंग से रिलेटेड है। अब ये लंग्स के लोब भी यदि आप देख पा रहे हैं, देयर आर सम स्पेसिफिक लोब्स ऑफ द लंग्स। तो दिस इज द सुपीरियर राइट लंग्स, दिस इज द मीडियल, दिस इज द इंफीरियर। ये सबसे नीचे का जो लोब है ये ज्यादातर यूज में नहीं होता है, और आप पाते हैं कि ज्यादातर जो हम सांस लेते हैं, जिसको हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं ना, नॉर्मल सांस लेना, तो लगभग नॉर्मल ब्रीदिंग जब आप करते हैं तो लगभग 500 ml जो है वो आप शक करते हैं। तो 500 जो ml जो एयर आप अंदर ले रहे हैं, वो लगभग लंग्स के राइट और लेफ्ट लंग्स के सुपीरियर और लगभग मिडिल लोब्स तक ही, लगभग मिडिल तक आता है। लगभग मिडिल के नीचे का जो हिस्सा है, लोअर मिडिल लोब और इंफीरियर मिडिल लोब, ये दोनों जो है वहां पर गैस एक्सचेंज नहीं हो पाता है, या कई बार इन रीजन के जो एल्बोलाइज हैं वहां पर प्रॉपर उस जगह का यूज ना होने की वजह से वो धीरे धीरे पैसिव जोन में जाना शुरू कर देते हैं। इसलिए इफ यू डू द प्रैक्टिस ऑफ द प्राणायाम, इफ यू डू द प्रैक्टिस ऑफ द ब्रीदिंग, some specific notations of the breathing, this is the most helpful for the increasing the particular capacity or the life force of the your lungs. So this is the right lung, see three part, your superior right lung, middle and the inferior or the lower region, and this is the two part only. This is the superior lobe and this is the inferior lobe or the lower lobes. ठीक है, तो ये एक तरीके का लंग्स का भी हमें यहाँ पर स्ट्रक्चर देखना है। तो अभी ट्रैकिया, ब्रोंकाइस, अभी देखिए जितने भागों में ये डिवाइड हो रहा है, ये ट्रैकिया यहाँ पर आके ब्रोंकस, ये ब्रोंकाई हो गया। अब ब्रोंकाई कई भागों में डिवाइड हो रहा है, जैसे पेड़ की शाखें होती हैं, तो जैसे जैसे डिवाइड होगा ये ब्रोंकाई हो जाएगा और डिवाइड होगा, ब्रैंक्यूल हो जाएगा और डिवाइड हो जाएगा, एल्बोलाइज हो जाएगा और डिवाइड हो जाएगा, तो एल्बियोल्स हो जाएगा। तो एल्बियोल्स जो है, दिस इज द माइक्रो यूनिट ऑफ द लंग्स। तो यदि इन आपसे कोई पूछे एल्बियोल्स क्या है, तो दिस इज द माइक्रो यूनिट, है ना, माइक्रो यूनिट ऑफ द लंग्स, जहां पर गैस एक्सचेंज होता है। यहीं पर जो है, जैसे आप ये जो देख सकते हैं, यही वो रीजन है जहां पर गैस एक्सचेंज होते हैं। ठीक है, तो दिस इज द ओवरऑल कंसेप्ट ऑफ द लंग्स ऑल्सो, जो आपने अभी यहाँ पर देखने का प्रयास किया। तो सो लंग्स के बारे में लिखने को आता है, तो लंग्स को आप प्रॉपर तरीके से उसके राइट एंड लेफ्ट पार्ट को डिस्क्राइब करिए। राइट पार्ट के भी जो लोब्स हैं उनको भी डिस्क्राइब करिए, और लेफ्ट पार्ट्स के लोब जो हैं उनको भी डिस्क्राइब करने का प्रयास करिए। साथ ही साथ ये भी बताइए कि राइट रीजन में राइट ब्रोंकस, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, राइट डाउन। जैसे ये ब्रोंकस हुआ, अब अंदर गया, ब्रोंकाई हो गया, अब ये ब्रोंकाई दो भागों में बट गया तो ये ब्रोंक्यूल हो गया। अब ये ब्रोंक्यूल जितने गहरे भाग में बढ़ते जाएंगे वो एल्बोलाइज और एल्बियोल्स, इस तरीके से वो इनका नॉमिनिक्लेचर इस तरीके से होते हैं। दूसरा, आप देखें कि ये जो स्मॉलेस्ट जो ब्रोंकाइल्स हैं, ब्रोंक्यूल्स जो हैं, आप देखिए ब्रोंक्यूल्स, उनका डाईमीटर इन्होंने मेजर किया है, 0.5 mm डाईमीटर है। मतलब ये जो है बहुत ही महीन इनके डाईमीटर हैं, और यहाँ पर जब आप एयर इंसर्ट होती है या एयर शक करते हैं तो वो ट्रैकिया के थ्रू ब्रोंकस, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल, एल्बोलाइज और एल्बियोल्स में आने का प्रयास करते हैं। तो ये डायमीटर जो है ये मदद करते हैं एयर के मूवमेंट को लेके। यदि ये डायमीटर कम होने लगे किसी वजह से, तो यहाँ पर फिर रेस्पायरेशन में जो है वो प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। रेस्पायरेशन जो है वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब मोड में जाना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए जिम्मेदारी जो बनती है वो ये है कि ज़्यादातर जो
योग के टीचर हैं वो नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ साथ यौगिक ब्रीदिंग का भी उपयोग करें, प्राणायाम की भी स्थितियों का उपयोग करें, पूरक, रेचक और कुंभक के रेशियो को वो एक तरीके से श्वासायाम के साथ और प्राणायाम के साथ भी रखने का प्रयास करें। दूसरा, लंग्स में रेस्पिरेटरी सिस्टम में खासकर ये जो लंग्स के हिस्से हैं, यदि आप रियल मायनों में, सही मायनों में प्रॉपर तरीके से आपके शरीर को प्राणिक चैनलाइजेशन से युक्त करना है, तो जस्ट ट्राई टू open, try to explore the all the lobes of the lungs. इनको प्रॉपर फैलिसिटेट करिए, इनको प्रॉपर तरीके से ओपन करने का प्रयास करिए विद द प्रैक्टिस ऑफ द प्राणायाम, विद द प्रैक्टिस ऑफ द ब्रीदिंग एंड विद एप्लीकेशन ऑफ द बंध आल्सो। तो बंधों का उपयोग करके भी आप आसानी से इनका यूज कर सकते हैं। तो ये तो एक रही बात आपके प्रॉपर कंडक्टिव जोन। नाउ रेस्पिरेटरी जोन की बात करते हैं। तो अब ये देखिए, ये ब्रोंक्योल, ये डिवाइड हुआ एल्बोलाइज, एल्बोलाइज और ये देखिए एल्बियोल सेक्स। तो एल्बियोलर सेक्स जो है एक तरीके की गुब्बारे की संरचना वैल्यून की तरह है, जहां पर एयर अंदर जाती है और गैस एक्सचेंज या जो O2 आप लेते हैं वो अंदर एक्सचेंज होती है और CO2 जो है वो बाहर की तरफ आने का प्रयास होता है। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द गैस एक्सचेंज। सो ये आपका इंटरनल रेस्पिरेशन भी आप इसको कहिए, या इसको आप वाइटल रेस्पिरेशन भी कहिए, जहां सर आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हो गया था। अच्छा, कितने देर पहले? अभी बस हाँ जस्ट 2 मिनट अभी पहले। 2 मिनट। ओके। सो दिस इज द रेस्पिरेटरी जोन और ये आपका एंड पॉइंट ऑफ द जोन है। सो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द जोन, जिसको हमने कंडक्टिव जोन कहा या मैकेनिकल ब्रीदिंग जोन कहा, वो आप लोगों ने समझा ही। अब यहाँ पर रेस्पिरेटरी जोन की जो हम बात कर रहे हैं, दिस इज द रिलेटेड टू एक्सचेंज ऑफ द गैस, एक्सचेंज ऑफ द एयर्स। तो अब यहाँ पर क्या है, स्ट्रक्चर दैट कंटेन एयर एक्सचेंज चैम्बर आर कॉल्ड एल्वोलाइज। ये जो आपके एल्वोलाइज हैं, आप देखिए जो क्लस्टर ऑफ बैलून्स जैसी आपको स्ट्रक्चर दिख रही है, ये एक तरीके के एल्वोलाइज हैं जिनको हम गैस एक्सचेंज चैम्बर के नाम से भी जानते हैं। सो ये गैस एक्सचेंज या एयर एक्सचेंज चैम्बर भी कहलाते हैं। और क्या है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स लीड इनटू एल्वोलर डक्ट्स, वॉल कंसिस्ट ऑफ एल्वोलाइज and ducts lead it to terminal cluster called alveolar sacs. तो alveolar sacs जो है वो क्या है, this is the triminal cluster। तो पहले क्या आया, alveolis, alveolis के बाद alveolar ducts, alveolar ducts के बाद alveolar sacs। अब आप ये देखिए, this is the complete, this is the duct। ये जो एल्बोलाइज, आप सोचिए कितना महीन संरचना है कि जो भी एक्सचेंज हो रहे हैं इसको डाइसेक्ट करके यहाँ पर इन्होंने माइक्रोस्कोपिक विजन से दिखाने का प्रयास किया है। तो जब ये दिस इज द डक्ट, ये देखिए ये डक्ट है ना, ये एक नली है, पैसेज है। ये जो आपको इस तरीके का पैसेज दिख रहा है हल्का सा सैफरन ऑरेंज कलर का, दिस इज द पैसेज। और उसी से क्या जुड़े हुए हैं, अंगूर के गुच्छे की तरह जो जुड़े हुए हैं, दिस इज द योर एल्बोलाइज। ठीक है। अब ये एल्बोलाइज जो देखिए, इन एल्बोलाइज में पर्टिकुलर कैपिलरीज भी हैं, आर्टरियम भी हैं। सोचिए कितना गहरा क्रम है कि यहीं पर ब्लड वेसल्स भी हैं, कैपिलरीज हैं, आर्टरियम है ना, आर्टरियम भी है, कैपिलरीज, वेन्स, वैनिक्यूल्स भी हैं, जहां ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है और हार्ट के थ्रू फिर वो सर्कुलेट होगा पूरे बॉडी में। हम वो भी देखने का प्रयास करेंगे। सो दिस इज द ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर, है ना। यस, हाँ बिल्कुल जटिल संरचना है।
चलिए आगे देखते हैं। फिर उसके बाद ये एक मैंने पिक्चर लिया हुआ है ब्रोंकियल ट्री का, कि किस तरीके से जो पल्मोनरी आर्टरी है ना, आप देखिए ये जो रेड कलर की आपको दिख रही है, दिस इज द पल्मोनरी आर्टरी, ये जो पूरा रेड दिख रहा है, और ये छोटे छोटे से एल्बोलाइज तक पहुंचा गया है। अब आप सोचिए कि एक छोटा, हमारी सरकार तो छोटे छोटे गांवों तक न जाने पॉलिसी पहुंचाते पहुंचाते कई बार असफल हो जाती है। ये ईश्वर का दिया हुआ शरीर है कि छोटी छोटी जगहों पर ईश्वर ने बराबर न्याय किया हुआ है। आप देखिए कि यहाँ पर भी प्रॉपर जिस तरीके से आपको पल्मोनरी आर्टरी दिख रही है, इसी तरीके से पल्मोनरी वेन्स भी आपको यहाँ पर ब्लू कलर के फॉर्म में यहाँ पर दिखेंगे। क्योंकि यहाँ मैंने पल्मोनरी आर्टरी को इसलिए दिखाया क्योंकि जो भी गैस आप अंदर ले रहे हैं, एयर अंदर जा रही है, अब वो एक्सचेंज होता है किसमें, तो ये पल्मोनरी आर्टरी जो है वो उस गैस को जो है वो एक्सचेंज करती हैं और लंग्स में लेके आती हैं, और उसके बाद पल्मोनरी वेन्स जो है वो लेके जाती हैं और उसके बाद बाहर भेजती हैं, पूरे शरीर में सर्कुलेट करने का प्रयास करती हैं। So this is the overall the structure of the alveoli. ये देखिए alveoli की ये जो मेम्ब्रेन है, this is the रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन भी इनको कहते हैं। ये रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन जहां गैस एक्सचेंज की चीजें बराबर चल रहे हैं, दिस इज द सम स्पेसिफिक टाइप ऑफ द, दिस इज द मेम्ब्रेन। एंड लास्ट में आप देखें ये बीच बीच में जो आपको जगहें दिख रही हैं, दिस इज द स्पेसिफिक टाइप ऑफ द आर्टरीज, पल्मोनरी आर्टरीज एंड पल्मोनरी वेन्स, दोनों यहाँ पर देखने को मिलते हैं। सो आज का ये जो सेशन है रेस्पिरेटरी सिस्टम को लेके हमने अभी बात की है, ये हम इसको यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं, रिपीट करने के साथ साथ ताकि चीजें थोड़ी सी पता हो और याद हो जाएं। सो रेस्पिरेटरी सिस्टम को हमने अभी तक के सेशन में क्या जानने का प्रयास किया कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो दो भागों में डिवाइड है, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो अपर पोर्शन है जिसमें नोज टू लैरिंग्स की जर्नी है, और उसके बाद खासकर जो लोअर रेस्पिरेटरी रीजन है वो ट्रैकिया ऑनवर्ड्स है, मींस एल्बोलाइज तक का जो रीजन है। ऊपर वाले रीजन को हम क्या कह सकते हैं, दिस इज द योर कंडक्टिव पोर्शन और द मैकेनिकल पोर्शन, एंड द रेस्पिरेटरी पोर्शन जो नीचे का उसको हम क्या कह सकते हैं, दिस इज द रिलेटेड टू योर एंड फेज ऑफ द रेस्पिरेशन। रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो फंक्शन है वो हमने क्या देखा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो एयर को ट्रांसपोर्ट करता है और साथ ही साथ गैस एक्सचेंज के प्रोग्राम भी करता है, साथ ही साथ जो है सप्लाई द बॉडी विद ऑक्सीजन और CO2 को डिस्पोज करता है, जो इंस्पायर्ड एयर है उसको फिल्ट्रेट करता है, साउंड प्रोड्यूस करता है, स्मेल के रिसेप्टर्स को कंटेन करके रखता है, साथ ही साथ आपके बॉडी के ह्यूमिडिटी लेवल को मेंटेन करके रखता है, वाटर और हीट लेवल को, और ब्लड के पीएच वैल्यू को भी मेंटेन करके रखता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज द ब्रीदिंग। So this is the call of pulmonary ventilation. Ventilation means the breathing, है ना। जैसे आपने सुना होगा कि ये वेंटिलेटर पे है, वेंटिलेटर मीन्स दिस इज द मैकेनिकल ब्रीदिंग चैम्बर, ठीक है, तो रिलेटेड टू दैट। यस रानू कुछ पूछ रही है, रानू मिश्रा। चलिए उसके बाद ब्रीदिंग के साथ साथ फिर हमने कुछ रेस्पिरेशन के फेजेस को इंक्लूड किया था, जो कि सेम वही है, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, इंटरनल रिस्पायरेशन। एक्सटर्नल रिस्पायरेशन मींस जहां CO2 बाहर निकल रहा है, इंटरनल रिस्पायरेशन मींस जहां O2 ब्लड में डिफ्यूज हो रहा है। पल्मोनरी वेंटिलेशन मींस कि नॉर्मल रेस्पिरेशन, आसानी से एयर अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। और तीसरा जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी गैस, जो कि आपके पूरे सेल में, जिसको सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं, कि सेल लेवल पे किस तरीके से वो है ना जा रही है। फिर उसके बाद रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात हमने कर ली, जिसमें कंडक्टिव जोन या मैकेनिकल जोन या रेस्पिरेटरी जोन या एंड फेज ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात की। कंडक्टिव जोन में जो नॉर्मल प्रोसेस है श्वास लेने का, उसका फिल्टर प्रोसेस, उसका ह्यूमिडिफाइज प्रोसेस है ना,
ये सारी चीजें जो है वो कंडक्टिव जोन में आती हैं। रेस्पिरेटरी जोन जो है उस जोन को इंटरफेस जहाँ पर स्पेसिफिक गैस एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं उसको देखने का प्रयास किया था। फिर हम लोगों ने यहाँ पर नोज नॉस्ट्रल गेट को देखा था और ये भी बताया गया, हमने बताया था कि कौन कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो आपके नॉस्ट्रल सैक्टम के लिए, नेजल कैविटी के लिए, नेजल रीजन के लिए, उनके स्मूथनेस के लिए, उनके चैम्बर के लिए ठीक हो सकती हैं। सो कुछ प्रैक्टिसेस की भी बात की थी। फिर उसके बाद नेजल कैविटी को भी हमने समझाने का प्रयास किया था कि किस तरीके से आज के समय में जो थेरेपेटिक जो सेंटर्स हैं वो किस तरीके से योग का एक थेरेपेटिक एप्लीकेशन या उसका कैप्सूल बनाकर वो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए वो प्रैक्टिस कराते हैं। फिर रेस्पिरेटरी म्यूकोसा की बात की थी जिसमें म्यूकस सेल की बात हुई थी। फिर उसके बाद हम लोगों ने नेजल सिस्टम के एक, दिस इज द ओरिजिनल पिक्चर ऑफ द नेजल सिस्टम। फिर हमने पैरानेजल साइनसेस की बात की थी जिसमें साइनोसाइटिस के इश्यूज को भी हमने बताया था। और जिस तरीके से आप देख सकते हैं देयर आर 4 टाइप ऑफ द साइनस इन फ्रंट रीजन। दिस इज द फ्रंटल साइनस, दिस इज द योर नेजल एथिमॉइड रीजन एंड दिस इज द स्फोनाइड रीजन। ये साइड में जो आपको पिंक वायलेट रीजन का दिख रहा है। और ये लास्ट में मैक्सिलरी, जो कि ये हिस्सा भी जो है वो पोला होता है। पोला मीन्स खोखला सा होता है। तो ये जो भी हिस्सों में यहाँ इन्होंने इंडिकेट किया हुआ है वो सारे हिस्से जो हैं वो खोखले से हैं। फिर फेरिंग्स की बात हमने की थी, फेरिंग्स का काम क्या है, और लैरिंग्स को भी हमने देखा था। तो लैरिंग्स और फेरिंग्स दोनों जो है वो साथ में चलने वाली ऑर्गन है। फिर लैरिंग्स के साथ हम लोगों ने उसके स्ट्रक्चर को देखा था, इंटीरियर स्ट्रक्चर को देखा, सेजाइटल स्ट्रक्चर को भी देखा। फिर कैसे और भी जो फंक्शन है लैरिंग्स के वो भी हमने देखने का प्रयास किया था। फिर ट्रैकिया के बारे में देखा था, ट्रैकिया क्या होता है, ट्रैकिया के शेप क्या होते हैं, किस तरीके से ट्रैकिया का फंक्शन जो है वो ब्रीदिंग के लिए इम्पोर्टेंट है, क्या रोल है ट्रैकिया का ब्रीदिंग के दौरान, ये भी देखा। फिर हम लोगों ने लंग्स के पार्ट को देखने का प्रयास किया कि लंग्स के कितने पार्ट होते हैं, तो राइट एंड लेफ्ट पार्ट ऑफ द लंग्स। उसके बाद हमने राइट पार्ट को 3 सेगमेंट में देखा था, उसके अपर लोब, उसके मिडिल लोब और उसके लोअर लोब को लेके, और लेफ्ट लंग्स के भी पार्ट को हम लोगों ने देखा था। और साथ ही साथ ये भी बताने का प्रयास किया था कि किस तरीके से हमारा जो राइट लंग्स का खासकर जो इंफीरियर लोब है या लोअर लोब या मिडिल लोअर लोब रीजन है वो अभी भी हम उसका सही उपयोग नहीं करते हैं, उसको यूटिलाइज नहीं करते हैं, उनकी प्रैक्टिसेस कम हैं, वो पैसिव जोन में जाते हैं। इसलिए नॉर्मल योग की ब्रीदिंग्स हैं, बंद हैं, और प्राणायाम खुद खासकर जो वॉलंटरी प्राणायाम है ना, जिसको आप ऐच्छिक कह सकते हैं, उन प्राणायाम के माध्यम से आप इन चीजों को ठीक कर सकते हैं। फिर हम लोगों ने रेस्पिरेटरी जोन की बात की थी। दिस इज द लास्ट एंड पॉइंट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, और किस तरीके से एल्वेओलाइज में गैस एक्सचेंज होती है ना, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी ब्रेन का क्या लेना देना है, उसको हमने देखने का प्रयास किया था। तो इस तरीके से नॉर्मल स्ट्रक्चर जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम का हम लोगों ने आज कंप्लीट किया है।